हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न सेपियंस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में बता दूं। डाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड लेकर जाता है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, या ये कह लें ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंच गया है, अब इसका क्या होगा? अब इस खाने का फिर से ब्रेकडाउन होगा टू रिलीज एनर्जी, और इसी रिलीज ऑफ एनर्जी को फ्रॉम द फूड ये कहलाता है रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं, कोई बड़ा मॉलिक्यूल, कोई बड़ा सब्सटेंस टूटता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। जैसे कि डाइजेशन था, वो भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड टूट रहा था इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। उसी तरह से रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्यों कह रहा हूं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरा प्रोसेस हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। ये कौन सा फूड है? ये वही डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर आया था टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी। तो रेस्पिरेशन अगेन इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। फॉर व्हाट? ये ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। और हम एनर्जी के लिए तो खाना खाते हैं, एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी। तो अगर आप रेस्पिरेशन का इक्वेशन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि द ग्लूकोज, द फूड, इट इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला इक्वेशन आप देखिएगा, इन दोनों का भी मैं समझाता हूं आपको। अभी पहले आप ये वाला इक्वेशन देखिए कि द फूड, द ग्लूकोज, it is being broken down into carbon dioxide, water and 38 ATP। और यही 38 ATP एनर्जी है जिसके लिए हमने खाना खाया है, जिसके लिए रेस्पिरेशन हुआ है। एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन आवर लाइफ प्रोसेसेस। हमको जिंदा रखने के लिए यही एनर्जी है जो हमारे काम आती है। तो दिस फूड, डाइजेस्टेड फूड, इसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। This food is broken down in cytoplasm। कहां तक ब्रेकडाउन हो रहा है? Into pyruvic acid। So the glucose is being broken down into cytoplasm of the cell to pyruvic acid। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर ग्लूकोज टूट रहा है पायरुविक एसिड में इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, पूरा इसका प्रोसेस क्लास 11th में। यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। अब देखिए यहां पर मैंने कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं मेंशन किया है, कहीं पर भी मैंने यहां पर ऑक्सीजन नहीं लिखा है। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन हो तो भी हो जाएगा, ऑक्सीजन ना हो तो भी हो जाएगा। मीन्स this glycolysis means the breakdown of glucose into pyruvic acid do not require oxygen। तो बिना ऑक्सीजन के प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है into pyruvic acid which results in the formation of 2 ATP। ये भी याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज टूटता है into pyruvic acid तो कितने ATP रिलीज होते हैं? 2 ATP आर रिलीज्ड। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद यहां पर 3 स्टेप लिखे हुए हैं, 3 तरह के रेस्पिरेशन लिखे हैं। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। जो मेन रेस्पिरेशन है वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब द रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब खाने का ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यानी जो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना था, नाउ दिस पायरुविक एसिड विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन दिस पायरुविक एसिड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। कितने एटीपी? 36 एटीपी। मैंने तो यहाँ पर 38 एटीपी लिखा है, तो 38 क्यों लिखा है? 38 का मतलब ये हुआ कि 2 एटीपी तो यहीं बन गए थे,
36 यहाँ पर बने, तो टोटल 38 ATP आर बीइंग फॉर्म्ड, जिसमें से 2 ATP साइटोप्लाज्म से बने थे एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और 36 ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने। तो ओवरऑल जो रेस्पिरेशन को इक्वेशन हमारे सामने आता है वो है 38 ATP। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये कह लें जल्दी जल्दी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त जितनी ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे होते हैं, यानी ब्रीदिंग से जितनी ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है और एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए, ये कब होता है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हैवी फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं। तो उस समय जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नॉर्मली जाती है ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, वो ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है और एनर्जी हमको और चाहिए, तो अब खाना जो है वो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तब भी रेस्पिरेशन लेकिन होता रहेगा। तो कुछ खाने का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कुछ खाने का ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। तो कुछ खाना टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जो बचा हुआ खाना है वो टूटेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ओवरऑल अगर मिलाकर बोला जाए इसको, तो मिलाकर अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे द फूड इज ब्रोकन डाउन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो गई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सेकेंड इक्वेशन आप देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर इस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है। तो जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होती है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस समय इस ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो बनता है लैक्टिक एसिड। और कितने ATP बनते हैं? सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह के रेस्पिरेशन को, यानी कि रेस्पिरेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था? जहां पर रेस्पिरेशन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। और ये प्रोसेस कब होता है? जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम कोई हैवी फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो उस समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के बीच में, मसल फाइबर्स में एक्यूमुलेट कर जाता है। और इसी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प्स होता है, मस्कुलर पेन होता है। जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो अक्सर मस्कुलर पेन होता है, तो वो मस्कुलर पेन इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अब तीसरी तरह का रेस्पिरेशन है जहां पर ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है। फूड इज बीइंग ब्रोकन डाउन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो दिस फूड इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वाटर एंड अगेन 2 ATP। तो ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह में ये प्रोसेस होता है, ईस्ट में ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन अगेन एक तीसरी तरह का रेस्पिरेशन है। पहले दो कौन से रेस्पिरेशन थे? एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दूसरा वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि लैक ऑफ ऑक्सीजन था, और यहाँ पर फर्मेंटेशन जहाँ पे ऑक्सीजन इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो जब ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट होती है तो फूड इज बीइंग अगेन इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड और इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, इन ईस्ट, और इसकी वजह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं। जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर, उसमें यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस
उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन 3 तरह का होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर the food is completely broken down into carbon dioxide, water and it results in the formation of 38 ATP। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी हमारे ही अंदर होता है, और कब होता है? जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फूड इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन टू लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें मस्कुलर पेन होता है। और तीसरे टाइप का है फर्मेंटेशन, जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑक्सीजन इज कंप्लीटली एब्सेंट एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। और ये कहां पर होता है? ये होता है बैक्टीरिया में, ईस्ट में, लार्ज इंडस्ट्रियल लेवल में जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं, वहां पर इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो ये तो थे 3 तरह के रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। यानी अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब इट इज नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेना, जिसमें कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। अब देखिए, इस लाइन को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जहां पे मैंने बोला कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। एक्चुअली हम ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते हैं, हम तो एयर इनहेल करते हैं। एज सच पूरी एयर इनहेल कर लेते हैं। अब जो एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है, उसमें से ऑक्सीजन तो इनहेल कर नहीं रहे हैं, हम तो पूरी एयर इनहेल कर रहे हैं। उस एयर में से ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है और CO2 रिलीज कर देती है। तो ये जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है और CO2 का रिलीज है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इट इज ब्रीदिंग। और फिर उसके बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कह लीजिए या आप कहिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो ऑक्सीजन जो हमने सांस ली है और ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचा, फिर यहाँ से ब्लड इसको लेकर बॉडी के हर एक सेल तक गया। तो जब ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर हर एक सेल तक जाता है, तो वहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअल रेस्पिरेशन है। तो वहाँ पर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? वहाँ पर यही वाला रेस्पिरेशन होता है। ये ऑक्सीजन तो हमने सांस ली थी, तो ये वहाँ से पहुँच गया, ब्लड तक पहुँच गया और ब्लड उसको लेकर सेल्स तक पहुँच गया। और अब ये ऑक्सीजन सेल्स में क्या है? सेल्स में खाना तो पहले से प्रेजेंट है, तो डाइजेस्टेड फूड जब सेल में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचा और ऑक्सीजन ने इस खाने का ब्रेकडाउन किया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। तो ये कहलाता है एक्चुअल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमन बीइंग्स। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि वो पैसेज जिसके थ्रू खाना जगह जगह पहुंचता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है और फूड का डाइजेशन होता है। उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब एयर जो है वो किस तरह से बॉडी के अंदर जाती है, फिर वो किस ऑर्गन में जाती है और कैसे वो ब्लड तक पहुंचती है। तो ये जो पूरा रास्ता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ट्रैक की शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स का मतलब जो हमारी नोज में ये 2 होल्स प्रेजेंट हैं, इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स यहाँ पर कहीं होंगे और फिर उसके बाद ये एयर नाक से होते हुए, यानी नेजल कैविटी, ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। तो सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करेगी? नॉस्ट्रिल्स में। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी? ये नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से यहाँ पर ओपन होगी। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया बना रखा है मैंने, ये है फेरिंग्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स। तो आइए समझते हैं पहले कि फेरिंग्स के ये तीनों पार्ट्स हैं, ये एक्चुअली क्या क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले नेजोफेरिंग्स, देखिए जो एयर आ रही है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी, ये कहाँ पर आ रही है? नेजोफेरिंग्स में आ रही है। तो फेरिंग्स का ये पार्ट, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो पार्ट है जहां पर एयर प्रेजेंट होती है, एयर का पैसेज होता है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा पैसेज है जहां पर खाना आ रहा है, इस रास्ते से खाना आता है, ये बकल कैविटी है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है फेरिंग्स का ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो जगह है जहां पर फूड इज प्रेजेंट, यानी फूड का जो पैसेज है फेरिंग्स का, उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। एयर का जो पैसेज है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और फिर आप देखिए यहाँ पर
ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स यहाँ पर कॉमनली ओपन हो रहे हैं। तो जो कॉमन पैसेज है फेरिंग्स का, जहाँ पर फूड और एयर दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। तो ओवरऑल फेरिंग्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नेजोफेरिंग्स जो कि है पैसेज फॉर एयर, ओरोफेरिंग्स द पैसेज फॉर फूड, एंड लैरिंजोफेरिंग्स इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ। अब आप देखिए यहां से एयर आ रही है और ये इधर घूम के इस तरह से होते हुए ट्रैकिया में एंटर करेगी, ठीक है, और फूड इधर से होता हुआ ईसोफेगस में एंटर करेगा। तो एयर जब इस तरफ एंटर करती है और फूड इधर एंटर कर रहा है, यानी कि ये डिवाइड हो जा रहा है इनटू ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। ये लैरिंजोफेरिंग्स आगे चल के डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया में और ईसोफेगस में। ट्रैकिया जो कि विंड पाइप हम बोलते हैं और ईसोफेगस ये फूड पाइप है। तो अब देखिए आप ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ट्रैकिया की ओपनिंग इट इज नोन एज ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू द ट्रैकिया। और आप देखिए ग्लॉटिस के ऊपर मैंने एक लिड बना रखी है रेड कलर से, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस का काम क्या है? एपिग्लॉटिस इज अ लिड विच कवर्स द ग्लॉटिस व्हेन वी swallow द फूड। यानी जब हम खाना खा रहे होते हैं और खाना निगलते हैं, उस वक्त ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देती है ताकि खाना ट्रैकिया में ना पहुंचने पाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि लैरिंजोफेरिंग्स आगे चल के 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ट्रैकिया आगे की तरफ और इसके ठीक पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस कहलाती है एंड दिस ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ लिड बाय अ फ्लैप नोन एज एपिग्लॉटिस। द फंक्शन ऑफ दिस एपिग्लॉटिस इज टू क्लोज द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द swallowing ऑफ फूड। अब ट्रैकिया से ये एयर कहाँ जाएगी? ट्रैकिया से ये एयर सीधे यहाँ तक आएगी। ये ट्रैकिया आ रहा है और दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स नोन एज ब्रोंकस। तो ये 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, 2 ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, दोनों ब्रोंकस हैं और दोनों ब्रोंकस कहाँ एंटर हो रही हैं? इनटू द लंग्स। अब ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स हमारी थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। और लंग्स के बाहर आप देखिए मैंने बना रखी है एक मेम्ब्रेन ग्रीन कलर से, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है और इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो लंग्स के बाहर आप लिखिएगा कि लंग्स के बाहर डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। यानी अगर हम गिर जाएं और हमें झटका लगेगा तो इस झटके से लंग्स को बचाने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है वो इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो शॉक का असर है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। तो एज सच दिस प्लूरल फ्लूइड इज अ प्रोटेक्टिव मीडियम फॉर आवर लंग्स। लंग्स का एक और प्रोटेक्शन है दैट इज द रिब केज। ये जो रिब केज है, जो हमारी रिब्स हैं, ये लंग्स को सामने से प्रोटेक्ट करती हैं। तो पहला प्रोटेक्शन तो रिब्स हो गया और रिब्स के बाद जो अगला प्रोटेक्शन है दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। तो लंग्स आर गार्डेड बाय रिब्स एज वेल एज द प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आप अगर इन दोनों लंग्स के साइज को कंपेयर करिएगा तो आप ये पाएंगे कि जो लेफ्ट लंग है उसका साइज इन कंपैरिजन टू द राइट लंग इज स्मॉलर। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। स्मॉलर क्यों होता है? आप देखिए जो लेफ्ट लंग है सीधे ऐसे आ रही है और राइट वाला थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन हो गया, थोड़ा सा अंदर की तरफ ये डिप्रेस्ड है। तो ये अंदर की तरफ जो डिप्रेशन आ गया लेफ्ट लंग में, ये क्यों आ गया है? टू एकोमोडेट द हार्ट। हम ये जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड है। तो लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड है और उसी कर्व को एकोमोडेट करने के लिए जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, इसलिए लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। और ये वो जगह है जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो अभी हार्ट तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बट आप यहां पर ये जान लीजिए कि दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है और हार्ट चूंकि लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है और उस कर्व को, हार्ट का जो टिल्ट है उसको एकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है एंड दैट्स व्हाई दिस लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। तो हम बात कर रहे थे ट्रैकिया की कि ट्रैकिया जो है वो सीधे आया और उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया जिसको कि हमने कहा ब्रोंकस। एक ब्रोंकस राइट लंग में चला गया, एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में चला गया। तो जो राइट लंग में ब्रोंकस गया अगेन इट विल डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। आप यहां पर देखिए ट्रैकिया डिवाइड किया ब्रोंकस में, ये 2 ब्रोंकस में डिवाइड किया, ब्रोंकस डिवाइड करेंगे ब्रोंक्यूल्स में। तो ये जितने भी हैं सब ब्रोंक्यूल्स हैं
अब ये पहला वाला होगा प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर ये और डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, फिर ये और डिवाइड करेगा तो टर्शियरी ब्रोंक्यूल। मींस द ब्रोंकस आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग्स इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, पहला प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल, और इस तरह से सब डिवाइड करता रहेगा और एक नेटवर्क बना लेगा, ढेर सारा नेटवर्क बना लेगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल बना लेगा, ब्रांच बना लेगा, ठीक है। और जो आखिरी ब्रोंक्यूल होगा, देखिए आप यहाँ पर ये आखिरी ब्रोंक्यूल है, ठीक, तो इस आखिरी ब्रोंक्यूल को हम कहते हैं जो कि एल्वियोलाई में खुल रहा है। जितने भी रेड कलर से आपको दिख रहे हैं ये सब एल्वियोलाई हैं। तो ब्रोंक्यूल का वो लास्ट सेगमेंट जो कि एल्वियोलाई में ओपन हो रहा है उसको ब्रोंक्यूल नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। तो ट्रैकिया कहाँ डिवाइड करेगा? ब्रोंकस में। ब्रोंकस डिवाइड करेगा ब्रोंक्यूल्स में। ये ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे। एंड फाइनली दीज ब्रोंक्यूल्स व्हेन दे विल ओपन इनटू द एल्वियोलाई, तब इसको हम कहेंगे एल्वियोलर डक्ट, और ये एल्वियोलर डक्ट ओपन होगी एल्वियोलाई में। तो ये ओवरऑल अरेंजमेंट है कि जो एयर आती है वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलर डक्ट एंड देन फाइनली इनटू द एल्वियोलाई। तो ये एयर फाइनली एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। अब इस एल्वियोलाई में ऐसा क्या खास होता है कि यहाँ पर जो एयर आती है वो पूरी बॉडी में यहाँ से पहुँचती है। इस एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं। पहली चीज़, इस एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं दे आर वेरी थिन। एंड द सेकेंड थिंग, दीज एल्वियोलाई आर हाईली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि एल्वियोलाई, पहली चीज़ तो इनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, एंड द सेकेंड थिंग, इनके आसपास जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा। दे आर हाईली सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। तो एल्वियोलाई के चारों तरफ ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा? ब्लड ही होगा। ये ब्लड आया कहाँ से है? लंग्स में ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स में ब्लड आता है हार्ट से। हार्ट क्यों भेजता है लंग्स में ब्लड? ये तो आपने क्लास 8 में, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि हार्ट जो ब्लड भेजता है लंग्स को, वो कौन सा ब्लड होता है? वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, या ये कह लीजिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट ने भेजा है लंग्स के पास। किस लिए भेजा है? फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन लाने के लिए। तो ये ब्लड जो कि एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन ना के बराबर होगा, या ये कह लें नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, ये हैं वो ब्लड कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पर मैंने लिखा है CO2 ज़्यादा होती है, ठीक। और ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में क्या है? हमने अभी सांस ली है, तो वही एयर यहाँ एल्वियोलाई तक पहुँची है। ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट से होते हुए फाइनली ये एयर एल्वियोलाई में पहुंची है, जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है। यानी जो इनहेल्ड एयर है, जो एयर हमने इनहेल की है, उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है। और बाहर, यानी कि इस एल्वियोलाई के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उसमें क्या है? उसमें CO2 ज़्यादा है। अब आप डिफ्यूज़न याद करिए, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आपने बायो में पढ़ा होगा द टर्म डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन। यानी कि जहाँ पर सब्सटेंसेस, मोस्टली गैस या लिक्विड, जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ से वो कम की तरफ ट्रैवल करेंगे, वहाँ से वो कम की तरफ जाएंगे, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो अब आप देखिए एल्वियोलाई में किस चीज़ का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है? ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि हार्ट से आया है, वहाँ पर किस चीज़ का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन चूंकि यहाँ ज़्यादा है तो इट विल डिफ्यूज इन द ब्लड, ठीक है। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, यानी एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है तो इट विल डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलाई। ये हो गया गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई में, लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इसी तरह से होता है, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। तो अब इस एल्वियोलाई में, या जितनी भी एल्वियोलाई यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इन सब के अंदर क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से, जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया है, इसी रास्ते से, यानी कि एल्वियोलर डक्ट, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फिर इधर फेरिंग्स,
नेजल पैसेज नॉस्ट्रल से होता हुआ हमारी बॉडी के बाहर ये CO2 निकल जाएगा। तो ये था ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है फ्रॉम द नोज, नेजल पैसेज, फेरिंग्स से, ट्रैकिया से होता हुआ वो ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। एल्वियोलाई में ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में और वहाँ से CO2 डिफ्यूज कर जाएगा एल्वियोलाई के अंदर और फिर ये CO2 उसी रास्ते से वापस होते हुए हमारी नॉस्ट्रिल से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा। तो देखने में तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस लग रहा है कि एयर अंदर गई, एल्वियोलाई तक पहुंची और वहां पर गैसियस एक्सचेंज हुआ और ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, CO2 ब्लड से वापस एल्वियोलाई में और ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से फिर वापस हमारे नेजल पैसेज नॉस्ट्रिल से होता हुआ बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा। पर यहाँ पर जो मेन पॉइंट डिस्कशन का अभी छूट रहा है, ब्रीदिंग कैसे होती है, यानी ये एयर अंदर जाती कैसे है और CO2 बाहर निकलती कैसे है, यानी जो हम सांस लेते हैं दैट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस जो कि हम बिना चाहे लेते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब विदाउट आवर विल, यानी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है ये हमारी मर्जी के बिना होता है, हम समझ भी नहीं पाते ये प्रोसेस कब हो रहा है और अपने आप ये प्रोसेस होता रहता है। तो जो प्रोसेस हमारी बॉडी में अपने आप हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री प्रोसेस। तो हमने तो यहाँ पर ये समझा कि एयर किस किस रास्ते से अंदर जाएगी, लेकिन अभी ये समझना तो बाकी ही रह गया कि जो ओवरऑल ब्रीथ प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में जो कि इनवॉलेंट्री है वो कैसे होता है। तो पहले अब ये समझते हैं कि ब्रीदिंग में जो इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन मतलब सांस लेना और एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना, तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो कि इनवॉलेंट्री प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो आइए पहले समझते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि लंग्स प्रेजेंट होती हैं इन द थोरैसिक कैविटी और लंग्स के बाहर जो प्रोटेक्शन होता है रिब्स, हमारे जो रिब केज है वो लंग्स के बाहर का प्रोटेक्शन है। और आप देखिए यहाँ पर मैंने एक मेम्ब्रेन बना रखी है जिसका कि मैंने नाम लिखा है डायफ्राग्म। डायफ्राग्म एक मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है रिब्स के ठीक नीचे विच सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी विद द एब्डोमिनल कैविटी। तो ओवरऑल जो लंग्स हैं वो चारों तरफ तो रिब केज से सराउंडेड है और उसके बाद नीचे की तरफ एक ऐसा डोम शेप्ड मेम्ब्रेन है जिसको कि डायफ्राग्म बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। बस यही रिब्स और डायफ्राग्म ये हमारी हेल्प करते हैं या ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनहेलेशन कैसे होता है, यानी हम बिना चाहे सांस कैसे ले लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, जो रिब्स प्रेजेंट होती है मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाया नहीं है, इसलिए नहीं बनाया कि ये जो एक्चुअल एल्वियोलाई का फिगर बना हुआ है ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर इसके ऊपर से मैं रिब्स बना देता। तो रिब्स तो आप अज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि बाहर रिब्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है, ये जो रिब्स होती हैं इनके बीच बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे रिब्स हैं अगर आप छू के इनको महसूस करेंगे तो रिब्स के बीच बीच में दीज रिब्स आर अटैच्ड बाय मसल्स एंड दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। ये नाम आप याद रखिएगा कि रिब्स के बीच में जो रिब्स को अटैच करने वाली मसल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। और जो डायफ्राम की मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स एंड दीज टू मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, फॉर इनहेलेशन एंड फॉर एक्सहेलेशन। अब समझते हैं इनहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन में ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं यानी द मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और साथ ही साथ ये जो फ्रेनिक मसल्स हैं यानी मसल्स ऑफ द डायफ्राम ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इनहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा ये समझते हैं। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारा जो ये रिब केज है ये थोड़ा सा बाहर निकल के आएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा। ठीक है, और जब फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं साथ साथ, तो फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो डायफ्राग्म आपको डोम शेप दिख रहा है ये सीधा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आपकी बुक में लिखा होगा कि डायफ्राग्म लोअर हो जाता है यानी कि नीचे की तरफ आ जाता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज फ्रेनिक मसल्स। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से रिब केज थोड़ा सा बाहर आ गया और फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राग्म नीचे की तरफ चला गया। अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्चुअल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। जो एक्चुअल रिजल्ट है वो क्या है, हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। देखिए इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई यानी बाहर की तरफ आई
और डायफ्राम नीचे की तरफ गया, तो इन दोनों की वजह से जो थोरैसिक कैविटी है, जो अंदर की कैविटी है जहाँ पर ये लंग्स प्रेजेंट हैं, थोरैक्स एक्चुअली, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में पढ़ा है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये सीधे कह लें प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज इंटरकोस्टल मसल्स एंड दीज फ्रेनिक मसल्स। तो जब थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ध्यान से सुनिएगा, जब थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो जो एयर प्रेशर है इनसाइड दिस थोरैसिक कैविटी, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। और अब जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा हमारी थोरैसिक कैविटी में, तो द एटमॉस्फेरिक एयर, जनरली क्या होता है, जनरली जो बाहर का एयर प्रेशर है और हमारे बॉडी के अंदर का एयर प्रेशर है वो बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी थोरैसिक कैविटी का जो एयर प्रेशर है वो डाउन हो गया, लो हो गया। और जब हमारी थोरैसिक कैविटी का प्रेशर लो हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो द एटमॉस्फेरिक एयर विल रश इनसाइड आवर बॉडी, यानी बिना हमारे चाहे एयर हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। तो ओवरऑल इनहेलेशन कैसे हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की जो मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्शन से, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से जो प्रेशर ऑफ द एयर है इनसाइड अ थोरैसिक कैविटी वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द एनवायरमेंटल एयर, और इसकी वजह से द एटमॉस्फेरिक एयर विल रश इनसाइड अ बॉडी कॉजिंग इनहेलेशन, और इसी को हम बोलते हैं सांस लेना। अब हम ये समझेंगे कि एक्सहेलेशन कैसे होता है, यानी कि ब्रीथ आउट कैसे करते हैं हम, सांस छोड़ते कैसे हैं, तो उसमें भी यही दोनों मसल्स काम आती हैं। इनहेलेशन में क्या हुआ था, इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की थी तो रिब केज बाहर आ गया था और डायफ्राम लोअर हो गया था। अब एक्सहेलेशन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल्स अगेन रिलैक्स कर जाएंगी। जैसे ही रिलैक्स करेंगी तो रिब केज वापस अंदर की तरफ, डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की तरफ हो जाएंगी, डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाएगा, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आप कम करिएगा, आप एक बलून ले लीजिए उसमें एयर भरी हुई है और उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, तो क्या होगा, एयर निकल आएगी ना बाहर। तो बस वही यहाँ पर होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम होगी तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ना चाहते हुए भी हमें सांस छोड़नी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। आपको सिर्फ ये दो मसल्स याद रखनी है कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर घट जाएगा तो हम सांस ले लेंगे। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, ये दोनों मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी, वापस रिब केज अपनी जगह पर, डायफ्राम वापस अपनी जगह पर, और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम फिर से कम, प्रेशर बढ़ जाएगा और हम एयर को एक्सहेल कर देंगे। तो अब तक आपने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसा होता है, एयर किस तरह से हमारे नॉस्ट्रिल से एल्विलाई तक पहुंचती है, एल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया एल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड का है वो एल्विलाई में आ जाता है और ऑक्सीजन जो एल्विलाई का है वो ब्लड में चला जाता है। और अगेन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एल्विलाई में आ गया, ये उसी रास्ते से वापस चला जाएगा जिस रास्ते से एयर अंदर आई थी। और ये जो पूरा प्रोसेस था ये कैसे होता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, ये कैसे होता है, ये मैंने आपको ये बताया कि ये इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच गई है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंच गई है, ये ऑक्सीजन ब्लड में किस तरह से ट्रैवल होके हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगी। अब ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से ब्लड से होते हुए हमारे हर एक सेल तक जाती है। ब्लड में हमारे आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और इन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन किस तरह से जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में ऐसे ही तैरते हुए नहीं जाता है, ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन से अटैच होके जाता है। ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जब तक अटैच नहीं होगा वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन जो ब्लड में पहुंचा है अब ये अटैच होगा विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां पर है? आरबीसी के अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लड में ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रेवल होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन अटैच विद ऑक्सीजन। अब ये ब्लड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेके जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन अलोंग विद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा। और सेल में क्या है? सेल में तो खाना पहले से प्रेजेंट है। अब ये ब्लड जब ऑक्सीजन लेके पहुंचेगा इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब फिर से ब्रेक होगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ब्रेक होगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ब्रेक होगा इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, एंड दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनसाइड द सेल। तो अब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, और जब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, खाना वहां पर पहले से प्रेजेंट है, तो हम वहीं पर पहुंच गए जहां से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, यानी कि खाना पहले से प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सेल में पहुंच गया है, और अब इस खाने का जो एक्चुअल सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, अब वो प्रोसेस यहां पर होगा। तो ओवरऑल यहां पर आपको क्या याद रखना है? यहां पर आपको ये याद रखना है कि एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, ब्लड इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अटैच करके लेकर जाएगा टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ब्लड इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा, और जब सेल्स तक पहुंच जाएगा तो वहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से टूटेगा इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। नाउ दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर डिफ्यूज करेगा, और वहां पर क्या होगा? वहां पर द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस को आप एक बहुत ही सिंपल से फ्लो चार्ट से समझिए कि एल्वेलाई, इसके अंदर क्या है? शुरुआत में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो ऊपर की तरफ एरो लगा है इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, और इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है? इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्या है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके यहाँ आ जाएगी ब्लड कैपिलरीज में। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट अब ज़्यादा हो गया है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ आ गया है। तो ये ब्लड कहाँ पर पहुँचेगा? हमारी बॉडी के सेल्स में, ठीक है। सेल्स के अंदर क्या है? सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ये मैंने दिखा दिया ऑक्सीजन कम है। और इस सेल के अंदर, अब ध्यान से सुनिएगा, इस सेल के अंदर इससे पहले भी तो रेस्पिरेशन हुआ होगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी अभी हमने सांस ली है, अभी जो सांस ली है उसके पहले 2 मिनट पहले भी सांस ली थी, तो वो भी ऑक्सीजन गया था सेल के अंदर हमारे, तो रेस्पिरेशन तो हुआ था वहाँ पर। तो जब रेस्पिरेशन हुआ था सेल के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बना था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा है और ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है, क्योंकि जो इससे पहले हमने सांस ली थी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, तो वो ऑक्सीजन सेल के अंदर गया था और उस ऑक्सीजन ने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करवाया था, ये वाला प्रोसेस करवाया था, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। तो अब दोबारा जब मैंने सांस ली तो ये ब्लड पहुंचा सेल्स के पास। कौन सा ब्लड? जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और सेल्स के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अब ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक। डिफ्यूज़न अगेन, कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। और अब इस ब्लड में, ये ब्लड तो ऑक्सीजन लेके आया था ना, तो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, या कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, ठीक। अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से कहाँ पहुँचेगा? वापस एल्वेलाई के पास, यानी ये ब्लड वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके एल्वेलाई के पास पहुँचेगा। तब तक हमने फिर से सांस ले ली है, तो इस एल्वेलाई में फिर से ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। तो और ये कौन सा ब्लड वापस आया है? जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक।
तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वेलाई में चला जाएगा और अगेन ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि किस तरह से एयर हमारे नॉस्ट्रल से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए एल्वेलाई पहुंचती है और एल्वेलाई से किस तरह से वो सेल्स में जाती है और सेल्स के अंदर कैसे ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड सम अदर एनिमल्स। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।